दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 5 को देखेंगे। और इस मॉडल पेपर में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जर्विंग प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 80 में 80 आए तो ये सभी महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण ऑब्जर्विंग प्रश्न को जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 80 ऑब्जर्विंग प्रश्न को जो सिलेक्ट किए हैं ना सभी प्रश्न आपका एग्जाम के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न से काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या करा है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो दोस्तों ये ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो है ना रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। ये तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता को जाना जाता है ना, कौन सा समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तितसिन समझौता या फिर कैंटन समझौता, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है होचिमिन समझौता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता को जाना जाता है ना हनवी समझौता के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को कोई भी ऑप्शन में हनवी समझौता नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता को जाना जाता है ना हनवी समझौता के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या करा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के जो है ना किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। और कहां पे पारित हुआ था, लाहौर में पारित हुआ था। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग 80 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्विंग प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना बारदोली या फिर अहमदाबाद या फिर खेरा या फिर चंपारण आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ये प्रश्न लॉलीपॉप बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था ना 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको फोन पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6ठा प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो दोस्तों ये पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो शोषण हुआ था ना श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, यानी कि ये सभी यानी कि ये तीनों वर्ग का जो है ना शोषण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि
आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो दोस्तों ये आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली जो सबसे बड़ी क्रांति थी ना, वो आपका औद्योगिक क्रांति थी। इसे आप लोग को याद रखना है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये जो 80 ऑब्जर्व प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं ना, ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से देखने को मिलेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो दोस्तों ये भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी ना 1990 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है ना किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान की, या फिर गीता की, या फिर हदीस की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बाइबल की। तो दोस्तों ये गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है ना बाइबल पुस्तक की छपाई की थी, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी ना, कहाँ पे हुई थी? चीन में हुई थी, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन होता है ना, क्या होता है? एड्रीन नामक रसायन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड का, या फिर क्लोराइड का, या फिर आर्सेनिक का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लोहा का। तो दोस्तों बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में जो है ना आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संविधान की धारा का संबंध है। तो दोस्तों संविधान की धारा का जो संबंध है ना वो किससे? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसमें हम जो है ना डायरेक्ट आंसर बताएंगे, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना सभी ऑप्शन को रीड नहीं करेंगे। रीड करने से क्या होगा, वीडियो जो है ना काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है ना आप लोग को एक एक प्रश्न का आंसर याद करते हुए चलना है, और आपको जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर को ऑप्शन भी ध्यानपूर्वक देखना है, ताकि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव? तो दोस्तों बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में जो है ना वन का फैलाव यानी कि विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक एक क्वेश्चन को है ना अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया मैग्नीज, या फिर टिन, या फिर लोहा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बॉक्साइट। तो दोस्तों ये एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है ना बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाए। दोस्तों अगर आप ये 80 ऑब्जर्व प्रश्न को संपूर्ण अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। ये मेरा गारंटी है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में उसे नोट करके जरूर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। भारत के जो है ना राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन जो है ना सबसे छोटे पैमाने का उद्योग। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है
चीनी उद्योग या फिर कागज उद्योग, और ऑप्शन सी है खिलौना उद्योग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विद्युत उपकरण उद्योग। तो दोस्तों सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग होता है ना, खिलौना उद्योग होता है। यहाँ पे आपका क्या होगा, खिलौना उद्योग होगा। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, खिलौना उद्योग। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। तो दोस्तों देश में जो है ना 5 आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल जो लंबाई है ना 6283 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है, 6283 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की गई मापी की ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की गई मापी गई ऊंचाई को हम लोग जो है ना स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो दोस्तों जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है ना, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। अगर हम लोग रीड करेंगे सभी ऑप्शंस को ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम जो है ना वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो है ना आप लोग को आंसर याद रखना है। जब भी हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है ना वो आपका क्या होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ है और इन्हीं चारों कथन में से एक कथन ऐसा होगा जो भारतीय संविधान के बारे में सही कहता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में जो क्या होता है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा यह धर्म को राजकीय धर्म मानता है, और ऑप्शन सी में आपका दिया लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, या फिर महिलाओं को मतदान के लिए अधिकार का अभाव है। तो दोस्तों ये तीनों कथन जो है ना गलत है, लेकिन ये आपको ऑप्शन ए में आपका एक दिया हुआ है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक क्या है, सही और बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि भारतीय संविधान क्या कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी सही होता है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों वर्ष 1975 ईस्वी को जो है ना भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी 80 ऑब्जर्व प्रश्न को देख लेते हैं ना तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से कहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोरारजी देसाई या फिर नीतीश कुमार, और ऑप्शन सी है लालू प्रसाद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जयप्रकाश नारायण। और ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है ना जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें। तो दोस्तों क्वेश्चन ये करा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों से संबंधित है, इसे आप लोग को याद रखना है। क्या क्या, तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। यह प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आने की संभावना है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा है कि किस लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया सरकार को, या फिर न्यायपालिका को, या फिर संविधान को, और ऑप्शन डी में आपका दिया राजनीतिक दल को। दोस्तों राजनीतिक दल को जो है ना लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये दल बदल कानून जो है ना सांसदों, 10 विधायकों पर लागू होता है, राष्ट्रपति पर भी लागू होता है और उपराष्ट्रपति पर भी लागू होता है। यानी कि ये दल बदल कानून जो है ना सभी पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इनमें सभी पर। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ना 1999 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, 1999 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र के जो अंतर्गत आते हैं ना कृषि क्षेत्र आते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो दोस्तों जिस भी देश की प्रति व्यक्ति अधिक होता है ना वह देश विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा विकसित। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। दोस्तों अगर आपको जो ही प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बिहार में जो है ना यहाँ पे आप लोगों को बतलाने की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पटना, या फिर गया, या फिर शिवहर, और ऑप्शन डी में आपका दिया नालंदा। दोस्तों बिहार के जो है ना ये गया जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा जाते हैं कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो दोस्तों शिवहर की प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे कम है, 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये करा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो केंद्रीय बैंक है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है, 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ना 1969 ईस्वी में किया गया था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक देख लेते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है क्या क्या होता है, कोयला होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं और विद्युत होते हैं। ये सभी जो होते हैं ना ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उतर जाएगा इनमें से सभी। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होगा ना क्या क्या होगा, फोर्ड मोटर्स होगा, सैमसंग होगा और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ कोका कोला। तो दोस्तों ये तीनों जो होते हैं ना बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 80% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ना ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 15 मार्च।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो दोस्तों जब भी किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जब 20 लाख से अधिक होता है और 1 करोड़ से कम होता है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। दोस्तों ये उपभोक्ता जो है ना राज्य आयोग पर शिकायत कर सकता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्या करा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों सुनामी का जो प्रमुख और मेन कारण होता है ना वो मेन कारण क्या होता है कि समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी आता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं या फिर अधिक केंद्र कहते हैं या फिर केंद्र कहते हैं। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिक केंद्र। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना ऑप्शन ए में आपका दिया कबूतर है या फिर हंस है या फिर मयूर है और ऑप्शन डी में आपका दिया तोता। तो दोस्तों ये भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना मयूर है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना वन का सबसे अधिक विस्तार है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीए प्रश्न है। तो दोस्तों ये आप लोगों को बतलाने की कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो दोस्तों ये घड़ियाल एक ऐसा जीव होता है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या करा है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये टेक्सोल का उपयोग जो होता है ना मलेरिया में होता है, फिर एड्स में होता है, फिर कैंसर में होता है या फिर टीबी के लिए होता है। तो दोस्तों ये टेक्सोल का उपयोग जो है ना हम लोग कैंसर में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैंसर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि चरक का संबंध किस देश से था। ये तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये चरक का जो संबंध था ना भारत से था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, भारत से। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि वनों को जो वर्गीकृत किया गया है ना 3 वर्गों में किया गया है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से पूछा जाएगा, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें। तो दोस्तों क्वेश्चन ये करा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो दोस्तों बिहार में जो है ना 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में वन का विस्तार है ना कितना प्रतिशत है, 20.5% भौगोलिक क्षेत्र में जो है ना वन का विस्तार है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ना हम लोग पहले देख चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी बता देते हैं कि संविधान की धारा जो 21 का संबंध होता है ना वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में जो है ना विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
तो देखिए यहाँ पे 51वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्या कराए कि मैंगोर्स का सबसे अधिक विस्तार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मैंगोर्स का जो सबसे अधिक विस्तार है ना वो आपका सुंदरवन में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 52वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कराए कि भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों भारत में 2001 में जब सर्वे किया गया था तो भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत जो है ना वन का विस्तार था। तो दोस्तों 20.60% वन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 53वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो दोस्तों 60.11% वन है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 80 ऑब्जर्व प्रश्न को देख लेते हैं ना तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% काफी सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आएगा ही आएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 54वां प्रश्न क्या कराए कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो दोस्तों 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो दोस्तों 35,500 यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। 35,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है ना कृषि भूमि पर परिवर्तित हुआ है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 55वां प्रश्न क्या कराए कि एक एनजीओ वाणी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक एनजीओ वाणी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में जो है ना विश्व में यहाँ पे 4 अरब हेक्टेयर जो है ना वन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये 80 प्रश्न में से आप लोग को जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 56वां प्रश्न क्या कराए कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों पर्यावरण संतुलन के लिए जो है ना 33% भूभाग पर वन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 57वां प्रश्न क्या कराए कि कोड़ैन किस रोग की दवा है। तो दोस्तों ये कोड़ैन जो है ना मलेरिया रोग की दवा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 58वां प्रश्न क्या कराए कि कोड़ैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये कोड़ैन जो है ना सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये बाघ परियोजना जो प्रारंभ हुआ था ना 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 60वां प्रश्न क्या कराए कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, हाथी होगा या चीता होगा या फिर बाघ होगा या फिर हिरण होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना बाघ है, इसे आप लोग को याद रखना। और दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना मयूर है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कराए कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। दोस्तों ये घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है ना मुरैना में स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 62 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। दोस्तों ये भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र जो है ना नंदाकानन उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 63 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। तो दोस्तों ये संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की जो सूची कहलाती है ना रेड डाटा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कराए साल किस वन का वृक्ष है। तो दोस्तों ये साल जो है ना पतझड़ वन का वृक्ष है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि हॉट स्पॉट्स की पहचान पर
किसने जोर दिया था? तो दोस्तों ये हॉट स्पॉट्स की पहचान पर जो है ना नॉर्मन मेयर्स ने जोर दिया था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया सुंदरवनी में, या फिर नौलगिरी में, या फिर नंदा देवी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पंचमढ़ी में। तो दोस्तों भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में जो है ना विकसित जो किया गया था, कहाँ पे? नौलगिरी में विकसित किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बताना है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो हुआ था ना 1952 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? दोस्तों ये प्लाईवुड का जो निर्माण शुरू किया गया था ना सर्वप्रथम कहाँ पे? जर्मनी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये वन संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था ना 1980 ईस्वी में लागू किया गया था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी में होना चाहिए 1980 ईस्वी, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1980 ईस्वी में लागू किया गया था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कर रहा है कि सुंदरवन है। तो दोस्तों ये सुंदरवन जो है ना कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये सुंदरवन जो है ना पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो दोस्तों लोहा को जो है ना उद्योगों की जननी कहा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल होता है ना चूना पत्थर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या कर रहा है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, या फिर टिन, या फिर लोहा, या फिर बॉक्साइट। तो दोस्तों एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है ना बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कर्नाटक, या फिर गोवा, या फिर उड़ीसा, और ऑप्शन डी है झारखंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य होगा ना आपका कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 75 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो दोस्तों अधात्विक खनिज का जो उदाहरण होगा ना आपका कौन होगा? सोना होगा, या फिर टीन होगा, या फिर अभ्रक होगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ग्रेफाइट। तो दोस्तों एक अभ्रक जो है ना अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न, क्या कर रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों उड़ीसा जो है ना मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 77 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो दोस्तों लोह युक्त खनिज का जो उदाहरण होगा ना वो आपका क्या होगा? मैग्नीज होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, मैग्नीज। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 kg मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों लौह अयस्क का एक प्रकार है। ऑप्शन ए लिग्नाइट, या फिर हेमेटाइट, या फिर बिटुमिनस, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों लौह अयस्क का जो एक प्रकार होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, हेमेटाइट। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या कर रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो दोस्तों भारत में जो है ना लगभग 100 खनिज पाए गए हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और 100 खनिज में से तीन से 4 खनिज ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ जो है ना उपयोग होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न,
जो स्पेशली आपके लिए लिया गया। देखिएगा क्या करा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश आता है। ऑप्शन ए में आपका जो इंग्लैंड या फिर रूस या फिर ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी में आपका जो प्रसा। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताइएगा कि 80 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं, आप अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लाइव क्लास कर सकते हो और आप अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये मेरा गारंटी है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो है ना वो भी अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।